नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि हिंदू धार्मिक यात्रा बराम नमाज कहां से लाते और क्यों लाते ऐसा फसाद। यूपी टू बिहार नकल करके क्या मोदी योगी को हरा लेंगे। यूपी से लेकर बिहार तक विपक्ष में बैठी पार्टियां मोदी योगी को हराने के लिए बीजेपी की चुनाव जिताऊ योजनाओं की नकल करने में लगी है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव या फिर तेजस्वी यादव, महिलाओं के सम्मान के नाम पर बीजेपी की लाई योजनाओं को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। तो वहीं अखिलेश की पार्टी के विधायक अबू आजमी भड़काऊ बयान से सियासी तीर चला रहे हैं। अब सोचिए, एक और दुनिया में वर्ल्ड वॉर की चर्चा हो रही है, वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई दे रही है, यहां पर भड़काऊ बयानों से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। विपक्ष के पास मोदी योगी को हराने का क्या एक ही फॉर्मूला बचा है? बीजेपी की चुनाव जिताऊ योजनाओं की नकल और मुस्लिमों को उकसाने वाला बयान देना। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए जहां एक और विपक्ष बीजेपी की स्ट्रेटजी से उसे मात देने की योजना बनाता दिखाई दे रहा, तो दूसरी ओर विपक्षी नेता एंटी हिंदू बयान देने से बाज नहीं आ रहे। सबसे ताजा मामला अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी और सपा नेताओं के बयान से जुड़ा है। 27 की रेस में जीत हासिल करने के लिए अखिलेश यादव ने बीजेपी की चुनाव जिताऊ लाडली बहन योजना जैसी योजना लागू करने का वादा किया है। अखिलेश यादव ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनी तो यूपी में स्त्री समान समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। दरअसल लाडली बहन जैसी योजना के दम पर बीजेपी ने जिस तरह एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की, उसने विपक्षी दलों को इस योजना की नकल पर मजबूर कर दिया। कुछ समय पहले बिहार में भी तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना का वादा करते हुए सत्ता में आने पर महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा किया था। और अब यूपी में अखिलेश यादव 3,000 रुपए देने का वादा कर रहे, लेकिन बीजेपी कह रही ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने 2017 से ही लगातार देख रहे हैं, लेकिन हर बार जैसे ही वो सपने से जागते हैं उनके मुंह पर पानी पड़ जाता है। अखिलेश यादव जी जब सत्ता में रहे तो लैपटॉप घोटाला किया, छात्रवृत्ति घोटाला किया, राशन कार्ड का घोटाला किया, जितने भी घोटाले हो सकते हैं सब अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। और अब वो फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। एक और विपक्ष बीजेपी की योजनाओं की नकल कर चुनाव में जीत की योजना बना रहा, तो दूसरी ओर विपक्षी नेता भड़काऊ बयानबाजी कर तुष्टीकरण की पिच पर खेल रहे हैं। इसमें सबसे आगे है महाराष्ट्र में सपा के नेता अबू आजमी। वारी में सड़क पर भीड़ दिखी तो अबू आजमी को सियासत का मौका मिला, उन्होंने तुरंत इसे नमाज से जोड़ दिया। आज तक कभी किसी मुसलमान ने ये शिकायत नहीं किया कि सड़क पर त्योहार क्यों मनाया जाता है, लेकिन आज अगर मस्जिद भर जाती है तो लोग मजबूरन, कुछ मस्जिदों में, हर मस्जिद में भी नहीं, बाहर 5-10 मिनट के लिए नमाज पढ़ने आते हैं। लेकिन उसके लिए यूपी के सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हमारी मस्जिद, हमारी नमाज के लिए, यानी ये जानबूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। वक्फ की ज़मीनें हमारी हड़पने का पूरा इरादा हो रहा है। जो 4-4, 5-500 सालों से मस्जिदें बनी हैं, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, उन दरगाहों पर नजर इनकी। वारी दरअसल एक तीर्थ यात्रा है जिसमें भक्त ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालकी के साथ पैदल यात्रा करते हैं। अब सवाल है कि यात्रा तो सड़क पर ही निकलेगी, जबकि नमाज तो मस्जिदों में होती है। लेकिन तीर्थ यात्रा को ढाल बनाकर नमाज का नाम लेकर अबू आजमी क्या उकसाऊ बयान नहीं दे रहे।
ये कोई पहली बार नहीं है जब अबू आजमी ने ऐसा बयान दिया है। इससे पहले अबू आजमी के निशाने पर कांवड़ यात्रा भी रही। कांवड़िया लोग जो लेके चलते, कहां लेके चलते हैं? सड़क पे लेके चलते हैं। हमने तो माना नहीं, क्या एक महीना चलता है पूरा सड़क जाम रहती है। अबू आजमी ने यात्रा और नमाज की तुलना की तो हंगामा मचा। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने उन्हें विवादित बयानों का शौकीन बता दिया। उनके अपने गठबंधन के साथी उनसे किनारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी अपनी ही पार्टी के नेता उनके इस बयान को उनका निजी बयान करार दे रहे हैं। अबू आझमी यांना वादग्रस्त विधान करण्याचा शौक आहे, कारण त्यांना असं वाटतं की वादग्रस्त विधान केलं की प्रसिद्धी जास्त मिळते, त्यामुळे मी त्यांना प्रसिद्धीच्या लायक समजत नाही। अबू आजमी साहब का जो बयान है वो उनका अपना निजी बयान हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को न नमाज से दिक्कत है, न पूजा से दिक्कत है, न निकलने वाली यात्राओं से दिक्कत है। अगर इन यात्राओं से, पूजा पाठ से, नमाज से किसी को दिक्कत, तो केवल भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। अबू आजमी के बयान से किनारा करके भी उनकी पार्टी के नेता सियासत से बाज नहीं आ रहे। पूजा पाठ नमाज से बीजेपी को दिक्कत बता रहे, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी ही पार्टी के एक और नेता एससी हसन ने योग और नमाज को जोड़ा था। दुनिया भर में मनाए जाने वाले योग दिवस पर ब्रेक की आड़ में जुमे और नमाज पर ब्रेक की मांग कर दी थी। योग का तो घर पे भी हो सकता है कि योगा करके घर आए ऑफिस या बाद में जाके कर लें। अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज, जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो, तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन योगा के लिए ब्रेक दे रहे हैं, नमाज में भी तो एक तरह से योगा वाली ही एक्सरसाइजेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सब हमारे हिंदू भाई भी समझ रहे हैं कि हर जगह हिंदू भाइयों को उकसाकर उनको धार्मिक ब्लैकमेल करके वोट लेने की तरकीब है। तो सवाल है कि एक और तुष्टीकरण के लिए उकसाऊ बयान, दूसरी ओर जीत के लिए बीजेपी की चुनाव जिताऊ योजनाओं की नकल, क्या यही विपक्ष की स्ट्रेटजी है? क्या बीजेपी की नकल कर विपक्ष उसे हराने में कामयाब हो सकेगा? सवाल ये भी कि वोट बैंक के लिए विपक्ष के निशाने पर बार बार हिंदू पर्व, हिंदू आस्था क्यों? और सवाल ये भी कि सड़क पर नमाज की सियासी जिद क्या सिर्फ मुस्लिमों को भड़काने के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नाजिया इलाही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रही है, कंचना यादव जी आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और शादाब चौहान एमआईएम के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान, आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। एक और नकल वाली स्ट्रेटजी है, कॉपी पेस्ट करेंगे, दूसरी ओर कुछ नेताओं को छोड़ रखा है कि जो मनाए बोल दो, भड़काना हो, यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो, बोलते रहो। देखिए, बीजेपी ने ये जो महिला सम्मान की योजना थी, इसको जगह जगह कॉपी करके सरकार, समाजवादियों की जब सरकार थी तो वो महिलाओं को उसके सम्मान में इसमें 500 रुपए देती थी, जिसमें आके अखिलेश यादव साहब ने कहा कि सरकार आएगी, इसलिए आप नकल अगर कह रहे हैं तो ये बीजेपी को समझना चाहिए कि आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी ने नकल की, और कई राज्यों में यही नकल कर करके, और दिल्ली में तो झूठ बोला, कहा कि पैसा देंगे और दिया भी। खैर चलिए, वो तो झूठ बोलना इनका दायित्व है। अब दूसरा सवाल आपका है कि आजमी साहब क्या कह रहे हैं। अभी फखरुल हसन चांद का बयान दिखाया आपने कि हमें किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है समाजवादियों को, और नमाज भी इंपॉर्टेंट है, वो यात्रा भी निकले, यात्रा भी। और आजमी साहब को की बात को आप तोड़ मरोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मुसलमान ने कभी एतराज इन चीजों पर नहीं जताया। उन्होंने नहीं कहा कि हम एतराज कर रहे हैं। सुनिए तारिक भाई, तोड़ मरोड़ नहीं रहे हैं, जो जस का बयान है तस दिखा रहे हैं। फखरुल हसन का भी दिखा रहे हैं, लेकिन फखरुल हसन का दिखाना आपको सूट कर गया और अबू आजमी का दिखाना आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से कोट एंड कोट करेंगे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉपी पेस्ट की बातचीत होती है ना भाई। एमपी में बीजेपी ने योजना लागू की, वहां पर जीत की बातचीत हुई है। महाराष्ट्र का नतीजा हमने देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, बिहार में कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। अच्छी बात है, आप लोग कॉपी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी भी कुछ अच्छी चीजें बीजेपी कॉपी कर ले अगर कुछ समझ में आए। अब यूपी में आप कॉपी कर रहे हैं, लग रहा है चलो इसी से 27 में 2 टर्म बाद वापसी हो जाए तो ठीक है। ऐसे तो बीजेपी हर चीज की कॉपी करती है। जब मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने वहां जब कहा कि वहां की कांग्रेस ने कहा कि हम इतने का 400 का सिलेंडर देंगे, 500 का, तो ये कॉपी करके और 200। पहले आप मानिए ना तारिक भाई कि आपने कॉपी की है। नहीं, कॉपी ये हम लोगों की है। हम महिला सम्मान में उनको महिला पेंशन आज से नहीं दे रहे हैं, सालों से दे रहे हैं। ये कॉपी इनकी है। एक्सप्रेस
पे कॉपी इन्होंने किया, 1090 का बदल के कॉपी इन्होंने किया, कॉपी ये हम लोग ही करते हैं, लैपटॉप हमने बांटे, उसमें कुछ नहीं कर पाए। वही सम्मान निधि यूपी में क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, अभी किसी तरीके की कोई भी सम्मान निधि यूपी में क्यों नहीं दे रहे? अदर स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट है। और अगर हम ये मांग करते हैं और अगर ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी देंगे, तो गुनाह कर दिया हम लोगों ने भाई। नहीं देना चाहिए आपके हिसाब से महिलाओं को 3000 रुपए? नहीं 3000 5000 आप दे दीजिए सर, 5000 दे दीजिए। मैं तो वही पूछ रहा हूं कि अबू आदमी कभी बकरीद पर उनको दिक्कत हो जाती है, हम तो आपको बस आपको नियमों से दिक्कत हो जाती है। अबू आदमी को छोड़ रखा है, इधर एसटीएसएन को छोड़ रखा है, कुछ कह देंगे क्या तो निजी बयान है। आजमी साहब ने ये कहा कि हमने कभी किसी मुसलमान ने इस चीजों पे एतराज नहीं किया, उन्होंने कैसे नहीं कहा कि हम एतराज कर रहे हैं। अरे तारिक खान कैसे जताएंगे? यात्राएं सड़कों पर ही निकलती है भाई, यात्रा मेरे आपके किसी के घर में नहीं निकलेगी। यात्रा निकलने से समाजवादी पार्टी को कोई एतराज नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूं। यात्राओं का देश रहा है भारत, भारत में कांवड़ यात्रा और भारत में जिस यात्रा में महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये यात्रा सदियों से निकलती आई है, हमारा समर्थन है। नहीं ठीक है, मैं आता हूं। तुहिन सिन्हा पहले रिप्लाई करिए। ये कह रहे हैं कॉपी पेस्ट आप लोग करते हैं, ये नहीं कर रहे हैं। देखिए नमस्ते राकेश जी, सबको नमस्ते। देखिए नकल में भी अकल चाहिए। ये हमारी जन कल्याणकारी योजना कॉपी करना चाहे जरूर करें, लेकिन जब जब इन्होंने कॉपी की है, विपक्ष के राज्यों ने कॉपी की है, तब तब उस राज्य में केवल आर्थिक बदहाली आई है। कर्नाटक, तेलंगाना इसके अच्छे उदाहरण है, और यही चीज उत्तर प्रदेश और बिहार में भी होगा अगर ये उसी तरह से कॉपी करेंगे। दूसरी चीज, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से जब ये लोग आते हैं, पूरा विपक्ष वो पूरा जो है पूरी तरह से ठप हो जाता है। हम झारखंड में आज देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले हमने देखा है किस प्रकार से इन लोगों ने आतिक अहमद को अपना गुरु मान लिया था, और वही जो एक बदहाली जो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ठप होती है इनके राज्यों में, वो हमने 2017 के पहले देखा है। वहां बिजली जो है, जो 10 से 12 घंटे औसत आती थी, आज हर जिले में कम से कम 20 से 21 घंटे उत्तर प्रदेश में आ रही है। जो हाईवेज का बौछार हमने दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो हमारे धार्मिक स्थल है, अयोध्या हो या काशी हो या फिर मथुरा हो, वहां जो है गंदगी और पतले पतले रोड्स हुआ करते थे, आज वो ऐसे स्थान है जो कि इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जीडीपी जो है 11% औसत से बढ़ रही है। बिहार पिछले वर्ष 14% जीडीपी में इजाफा हुआ था एक वर्ष में। तो आप समझ सकते हैं जो हमने जो गवर्नेंस का एक मॉडल दिया है, उसकी कल्पना, उसको उतारना इनके लिए संभव ही नहीं है। और जनता भी ये मानती है, तो चाहे जितना भी अनाउंसमेंट कर दे। आज अब बरेली की बात कर लीजिए, पिछले 50 सालों में कोई ढंग का अस्पताल ये लोग बरेली में नहीं खड़ा कर पाए थे, जहां सोनिया गांधी लड़ती थी हमेशा से। आज राहुल गांधी रायबरेली के ये है। आज वो डिफेंस का गढ़, वो वहां पे एक डिफेंस फैक्ट्री, मतलब वो पूरा डिफेंस कॉरिडोर के लिए जाना जाता है। तो जो परिवर्तन पिछले 8 वर्षों में जनता ने उत्तर प्रदेश में देखा है, कभी भी वो समाजवादी पार्टी के बहकावे में दोबारा नहीं आने। ठीक है तारिक खान, मसला कोई भी हो, देश में कुछ भी चल रहा हो, दुनिया में कुछ भी चल रहा है, अबू आदमी एसटीएसएन के आगे माइक कर दीजिए, वो हिंदू मुसलमान वाली पिच पर आ जाते हैं सीधे। मैं क्यों कह रहा हूं, इसी जून में 2 बार अबू आदमी बोल रहे हैं वारी में सड़कें जाम, नमाज में शिकायत की जाती है, कांवड़िए सड़क पर चलते हैं, हमने तो मना नहीं किया, कांवड़िए आपके मेरे घर में चलेंगे क्या? औरंगजेब को क्रूर अत्याचारी नहीं मानता हूं, बड़ा प्रशंसक निकले औरंगजेब के। फिर पिछले साल हमारे पास 2 विधायक जिस दिन 8 हो जाएंगे, कोई जाति नहीं कर पाएगा, बता देंगे, दिखा देंगे। फिर पिछले ही साल मस्जिद के सामने ढोल पर पाबंदी लगे वरना एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा, मतलब किसी को मार देंगे। पहले इनका जवाब दे दूं, बिजली पे इनका जवाब ले लीजिए। प्राइवेट नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जब कहूंगा तो बीजेपी वाला काउंटर दीजिएगा। पहले जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे लीजिए। मैं बीजेपी पे बोलूंगा तब आप पे आऊंगा, टाइम दीजिएगा तो बोलूंगा। बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा खराब है, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप बिजली की दरें बढ़ा रहे हैं। समाजवादी की टाइम से आज 3 गुना दरें ज्यादा आपने बढ़ा दी हैं, और जिले में 24 घंटा नहीं 15 घंटा भी लाइट नहीं आ पा रही है। उत्तर प्रदेश का हर जिला त्राहिमाम है, लोग रो रहे हैं। भाई सुनिए, बिजली पर कभी किसी दिन डिबेट कर लूंगा, उस पर चर्चा कर लूंगा। आपके गठबंधन के साथ ही इमरान मसूद है, उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने बिजली में शानदार काम किया है, तो पहले जाकर इमरान मसूद को कन्विंस कर लीजिए। पहले जाकर इमरान मसूद को, जो कांग्रेस के सांसद है, उनको कन्विंस कर दीजिए कि बीजेपी की तारीफ ना किया करें। फिर उसके बाद सवाल उठाइए। आपके अपने गठबंधन के साथी कह रहे हैं योगी सरकार ने बढ़िया काम किया। सर मैं फिर कह रहा हूं बिजली पर डिबेट नहीं है, मेरे सवाल पर आइए। अबू
आदमी वाले सवाल पर। जब ये बिजली पे बोल रहे थे आपने नहीं रोका था तो मैं आप उनको रोक भी देते रोकूंगा कि ना, बिजली- बोलूंगा अभी उनको नहीं भी। रोका था, अभी बोल रहे थे जब ये बिजली चलिए पे अब आइए वो आदमी पर, चिल्लाइए नहीं। नहीं ठीक है, अब ये इधर उधर की बात नहीं करेगा भाजपा, वरना बीच में कूदूंगा। नहीं करेगा तोड़ेगा ये सब शब्द नहीं होता है तारिक खान, डिबेट अरे में भाई, नेशनल चैनल पर है, शब्दों आपने का ध्यान क्यों नहीं रखिए। रोका उनको? आई बात समझ हमें में? आप बिजली की बात करने से नहीं मैं जनता किसी से के लिए मुद्दे कह रहा उठाने से रोक रहे हूं, हैं। नहीं करेगा क्या हमें मतलब आप होता जनता के है, ये मुद्दे भाषा है उठाने से क्या? रोक रहे हैं। नहीं करेगा हमें मतलब आप क्या होता है? अरे अभी भाई, तो इस हमें दिन आप जनता कैसे के- पलट के बोलिए, कोई भी किसी को पलट के बोले। भारतीय जनता आइए पार्टी सवाल के पर, लोग- आइए सवाल पर आइए। नहीं सवाल पे अबू क्यों आदमी आऊंगा? पर आइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बिजली की बात कर सकते हैं, मैं जनता अरे का तो मुद्दा आपने भी नहीं बोल उठा दिया ना सकता। तारिक खान, 30 हाँ, सेकंड तो आपने बस। बिजली वाले पर काउंटर किया अपनी जीत के चलते। हाँ तो काउंटर हाँ तो ठीक है, आइए ना अबू आदमी पर, या सिलेबस से बाहर हो गया अबू आदमी, या जवाब नहीं दे पा रहे अबू आदमी पर। नहीं जवाब सारे हैं, आपको हाँ तो मौका बोलिए, दीजिए चलिए। बोलने का, अबू आदमी लेकिन पर जो बोलिए। आप अबू आदमी जो पर आप बोलिए। कहेंगे वही नहीं बोला जाएगा। अबू आदमी पहले पर इनको बोलिए बिजली सर, पे जवाब दिया सपा का जाएगा, दफ्तर जो नहीं है, इन्होंने प्लीज। यूपी ये किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है, अबू आदमी पर आइए। जो झूठ बोला है यूपी के विकास को लेकर, पहले उस पे झूठ बोला जाए। देखिए अबू आसिम साहब के जो भी बयान आप तमाम बता रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के अधिकृत बयान नहीं। तो हमें क्यों? समाजवादी पार्टी को तो किसी कार्रवाई क्यों यात्रा नहीं से- होती है? समाजवादी पार्टी को हाँ। समाजवादी पार्टी को किसी भी यात्रा से कोई समस्या नहीं। अरे मैं हाँ, कह रहा हूं तो कार्रवाई लेकिन- क्यों नहीं होती है? लेकिन आप फिर से चलाइए। इस स्टेटमेंट में अबू आसिम साहब ने यह नहीं कहा है कि यात्रा न निकले, उन्होंने कहा है कि कोई मुसलमान जब ऐसा होता है तो ऐतराज नहीं करता है। और जब सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। हाँ। और जैसे ही कोई नमाज पढ़ता है तो आप कहते हैं आप उसका पासपोर्ट रख लेंगे, जमीन उसकी हाँ। जब्त कर लेंगे, अगर उसने गलती से सड़क पे नमाज पढ़ ली उसको जान से मार नाजिया, डालेंगे या उसकी किडनी नाजिया, निकाल लेंगे, नमाज उसका हाथ पैर काट मस्जिद लेंगे। में ही होगी, नमाज सड़क पर पढ़ने की तो चीज है नहीं, लेकिन यात्रा तो सड़क पर ही निकलेगी। आपके भी धर्म में यात्राएं, मुहर्रम पर किसी ने कहा क्या कि सड़क पर ना हो, वो जुलूस सड़क पर ना निकले, किसी के घर में निकले? अरे मुहर्रम का जुलूस है, सड़क पर निकलेगा, कहीं गली में चौक अंदर किसी के घर में थोड़ी नहीं निकलेगा। राकेश जी, आपको और सभी को पैनलिस्ट को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी पीस अपॉन हिम, वो तो गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे, और अल कुरान इस बात की वजाहत करता है, हमारी काफी हदीसें इस बात की वजाहत करती है, सही अल बुखारी इस बात की वजाहत करती है कि अगर आपकी इबादत से किसी को भी तकलीफ हो तो आपकी इबादत जायज ही नहीं होगी, कभी भी जायज नहीं होगी। दूसरी चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ, जो इस्लाम का बहुत मूल बात है, बहुत अहमियत का हामिल है, कि सड़क जो होती है वो गंदी होती है, नापाक होती है, उस पर चप्पल जूता पहन करके चला जाता है, तो उस पर नमाज मुसल्ला बिछा करके नमाज आप कैसे पढ़ सकते हैं? तीसरी बात है कि मस्जिदें खाली हैं, आप सड़क पर दबंगई क्यों दिखाओगे? चौथी बात है कि कावड़ यात्रा साल में एक बार निकलता है, 1825 बार नहीं होता है साल में, या 52 बार नहीं मुसल्ला कोई कावड़ यात्रा लेकर के निकलता है। अभी अबू आजमी ने और समाजवादी पार्टी ने और कई विपक्षी दलों ने ये भी कहा इस भारत के कि योगा में देखो समय दिया जा रहा है लेकिन नमाज में नहीं दिया जाता। भाई योगा साल में एक बार लोग उसको उत्साहित होकर के, उसको जश्न मना करके उसको करते हैं रोड पर, लेकिन नमाज तो 1825 बार है साल में, तो इसको तो समझना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि देखिए राकेश जी, इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अकल लगाई नहीं जा सकती, और जो अकल लगाता है वो कभी अच्छा मुसलमान होता ही नहीं है, नकल करना पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी योजनाएं होती हैं उसको हमारे विपक्षी दल नकल कर लेते हैं आराम से। नहीं, मैं इस पर आता हूं, मैं इस पर आता हूं, और मैं कह रहा हूं एक नहीं, दो नहीं, 100 बार या 1000 बार यात्रा किसी की भी निकले, वो सड़क पर ही निकलेगी। मैं संख्या नहीं काउंट कर रहा हूं, लेकिन हाँ, पूजा होगी तो मंदिर में होगी या घर में होगी, यात्रा किसी धर्म में होगी, कोई शोभा यात्रा होगी वो सड़क पर होगी। बहुत सिंपल सी बात है। कंचना जी, आपके पास आता हूं। आप लोगों ने भी बिहार में तय किया है कि जिस तरह एमपी महाराष्ट्र में बीजेपी का किला बना, उसी आधार पर बिहार शायद इस बार हम लोग हासिल कर रहे हैं। हम राकेश जी, हम उनके वादों को क्या कॉपी करेंगे जो वादा खिलाफी किया करते हैं? दिल्ली में तो अभी तक दे ही नहीं पाए जो मार्च से शुरुआत करने वाले थे, और महाराष्ट्र में कभी 1000 देते हैं, कभी 1250 देते हैं, कहीं 0 दे देते हैं, तो हम उनके वादे का क्यों कॉपी करेंगे? भाई हमारे पास विजन है, हमारे वादों को कॉपी तो ये करते हैं। हमने जब 2020 में प्रॉमिस किया, क्या हुआ कंचना जी? एक सेकंड नाजिया, पहले शुरुआत में इंटरप्शन नहीं बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हम बीच में नहीं बोले हैं, आपको अगर ज्यादा बोलने की समस्या हो नहीं, मैंने इंटरप्ट कर दिया। कंचना जी अपनी बात पूरी करिए, फिर नाजिया। थैंक यू।
तो 2020 में हमने जब वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे जब हम सरकार में आएंगे, बाद में किसने कॉपी किया? पहले तो ये बोले पैसा कहाँ से लेकर आएगा, जेल से लेकर आएगा क्या, लेकिन बाद में इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम 15 लाख देंगे, 17 लाख देंगे, बिना सोचे समझे हम सरकार में आए। भले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हमने नौकरी दी, अपने विभाग में 5 लाख नौकरी दी, 17 महीने में नौकरी दी। तो कॉपी किसने किया? आज जब इनको मालूम है कि इनकी सरकार बदलने वाली है 2025 नवंबर में और हम आएंगे, तो वृद्धा पेंशन योजना जो सामाजिक सुरक्षा योजना है 400 से बढ़ाकर 1500 करेंगे, तो घबराए पेंशन की टेंशन में आके नीतीश कुमार जी की सरकार ने 1100 रुपए कर दी। अरे 1500 कर देते, हम जितना मांग कर रहे थे। तो बजट सत्र जब चल रहा था, हमने तो तभी कहा कि 1500 रुपए आप दीजिए, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जितने भी हो आप 1500 दीजिए। 2020 साल से सोचिए सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए मिल रहा है। तो पेंशन की टेंशन में आके, चुनावी प्रेशर में आके अब जो 400 से 1100 बढ़ा रहे हैं ना, वो कॉपी किसके कर रहे हैं? कॉपी हमारी कर रहे हैं। तो सही बात यह है कि कॉपी अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू कर रही है। और दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे जीडीपी की बात। जीडीपी में पता है पर कैपिटा इनकम में आज बिहार देश भर में सबसे पिछड़े राज्य में आता है। और दूसरा 1990 की आप लोग बहुत बात करते हैं, 1990 में जो नेशनल शेयर हुआ करता था बिहार का जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, वो 6% हुआ करता था और अभी घटकर 3% है, सिर्फ 3%। अरे किस चीज की पढ़ाई करते हैं आप? 20 साल से सरकार में रहे, कॉपी ही कर लेते, हमारी ही कॉपी। अच्छा एक मिनट, कंचना जी एक बात, आपने कहा कि आपके विभाग में 5 लाख नौकरियां दी गई थी, मैंने ठीक सुना? डेफिनेटली मुझे जहां तक ध्यान है, हमारे विभाग में हमारे विभाग में 3.5 लाख नौकरियां थी जो शिक्षा विभाग में थी। अदर विभाग में हेल्थ सेक्टर भी हमारे पास था, उसमें भी लगभग 60,000 नौकरियां थी। तो सारे विभागों को मिलाकर जो 17 महीने में नौकरी दी गई, वो दी गई 5 लाख नौकरी। और दूसरी बात, कॉपी किसने किया? जातिगत जनगणना का जातिगत सर्वे हमने बिहार से शुरू किया ना। आखिर में जब चुनाव बिहार में आ रहा है तो आपने कॉपी किया, पहले तो आप मना कर रहे थे, कॉपी किया कि नहीं किए? ठीक है नाजिया, आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर तुहिन आप इसका काउंटर करेगा। नाजिया बोले पहले। नहीं, मैं कहना चाह रही थी कि ये जिसकी प्रशंसा कर रही है वो तो आजकल फूड ब्लॉगर बन करके बैठे हुए हैं, और जो परिवार बिहार को उथल करके रखा, गुंडा राज बनाया, किडनैपिंग की जगह बनाया है, बम गोली बारूद का स्थान बनाया है, और अपने ही घर की बहू बेटियों को इज्जत नहीं दे पा रहा है, रोड पर निकाल करके नंगे सर और नंगे पैर छोड़ रहा है, वो बिहार की जनता को संभाल पाएगा? लालू प्रसाद यादव के सरकार में क्या क्या हुआ है ये सबको पता है। आज अगर बिहार संभला हुआ है, आज अगर बिहार बचा हुआ है, आज अगर बिहार की बेटियां ना आजाद घूम रही हैं, तो वो नीतीश कुमार जी ही हैं, जिनकी वजह से बिहार में हम लोग भी चाहते हैं ना तो रात के 12 बजे आराम से घूमते हैं, नहीं तो कब कंधे पे उठा करके ले जाया जाता। ठीक बोलिए कंचना, आप इशारा कर रही हैं, बोलिए। नहीं, इशारा कर रही थी कि ये फटाफट कुछ भी बोलते चली गई है ना, लेकिन इनको याद नहीं है। सुनिए ज्यादा कूल डाउन, लालू प्रसाद ने अपने बेटे को अश्लील अरे कूल डाउन हो जाइए, इतना गुस्सा नहीं है, सरकार की शादी नहीं है, गर्मी बाहर बहुत है, हमें मालूम है आप बाहर है, कूल डाउन, गर्मी बाहर बहुत है, गर्मी में होंगी, परेशान होगी, अरे बिहार की जनता आपको सिंड्रोम है, आपको लड़ने वाला सिंड्रोम है, आपको बोलने वाला लड़ने वाला सिंड्रोम है। अच्छा ठीक है, ये लड़ाई हो गई। नाजिया 30 सेकंड इनको दीजिए, और जहां तक हो सकता है आप लोग ज्यादा दुरुस्त आंकड़े देंगे, आप काउंटर करते हुए, जहां तक मुझे ध्यान है 1.5 लाख पदों पर ही भर्ती की बातचीत हुई थी, टोटल वो नंबर 5 लाख एग्जैक्ट था या नहीं था, इस पर बहुत तरीके की बातें हैं कंचना जी, लेकिन खैर ठीक है, आपका दावा है, उसका तोहिन सिन्हा काउंटर करेंगे। आप बोलिए जो नाजिया पर कहना चाह रही थी। नहीं, मैं इनको बोलना चाह रही थी कि अभी पिछले हफ्ते राजभवन के पास जहां मुख्यमंत्री आवास होता है, वहां पर जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आवास है, जहां लीडर ऑफ अपोजिशन के आवास है, वहां पर गोलीबारी हुई है। कौन सा राज है भाई? ये कैपिटल गुंडों को कैपिटल बना दिया है अपने बिहार को, और कहते हैं 1990 की बात, 1990 के बाद। और वही नालंदा से जहां से खुद आते हैं मुख्यमंत्री जी, एक महिला के पैर में कीले ठोकते हैं, बार उसका रेप होता है, हत्या हो जाती है, और हर रोज बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही है। लेकिन क्या करेंगे आप लोग? एक पट्टी बांध रखे हैं, आंख में दिखाई तो देगा ही नहीं, दिखाई कैसे देगा? आप लोग को जब देखना चाहेंगे तब ना। आज महिलाओं के केस में सबसे ऊपर टॉप पर कौन है? यूपी है, गुंडा राज। वहां पर आप नहीं बोलेंगे महिला अत्याचार के मामले में? नहीं, मैं आऊंगा इस पर, अभी आऊंगा इस पर कंचना जी, इस पर आऊंगा। तुहिन सिन्हा
पहले जो इन्होंने कहा बिहार के संबंध में, योजनाओं के संबंध में, उस पर आपका काउंटर। देखिए, ये जो पिछले एक दो महीने में जो भी वहां पर अप्रिय वारदातें हुई हैं, निश्चित रूप से वो चिंता का विषय है। लेकिन इनको याद रखना पड़ेगा, देखिए एक पुस्तक है ब्रोकन प्रोमिसेस, मेरे मित्र मृत्युंजय शर्मा ने लिखी है, जिन पर अभी भी साधु यादव ने उन पर जो है 5 करोड़ का मानहानि का दावा ठोकने का धमकी दिया है, क्योंकि इनकी उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिए किस प्रकार से 15 वर्षों में इन लोगों ने दहशतगर्दी फैलाया है, और पूरी तरह से इनके तो खुद के परिवार के लोग उस दहशतगर्दी में शामिल होते थे और चलाते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि इनको जो है दूसरी पार्टियों को ज्ञान देना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में। जहां तक स्कीम्स को कॉपी करने का सवाल है, देखिए हमारी केंद्रीय सरकार का सवाल है, पिछले 11 वर्षों में हमने एक मिसाल कायम किया है, 40 लाख करोड़ पहली बार डीबीटी के माध्यम से गरीबों के हाथ में सीधे गए। तो जो कांग्रेस की सरकारें भी हमें कॉपी कर सकती हैं और बीजेपी की अपनी राज्य सरकारें भी। लेकिन जो मैंने फर्क आपको बताया था, अगर ये लोग कॉपी करते हैं, इनको वित्तीय अनुशासन नहीं आता है, ये अपने राज्य को बर्बाद कर देते हैं। और आज जब हम विकसित भारत के बड़े लक्ष्यों को परस्यू कर रहे हैं, तब आज भारत जो है इस प्रकार की विपक्ष की जो आर्थिक अराजकता का मॉडल है उसको स्वीकार नहीं करेगा। एक 10 सेकंड अगर आप मुझे दे दें, बोलिए जल्दी, पार्टी के भाई को भी जरा बता दूं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में 10 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी नहीं छोड़िए ना, फिर वो कहेंगे बिजली की ओर में डिबेट नहीं लेकर जाना है, मुझे बिजली की ओर डिबेट को लेकर नहीं जाना है। तो इनसे ना ये बात मैं आपसे भी कह रहा हूं, ये बात मैंने पहले तारिक खान से भी कही थी, फिर वो इस पर काउंटर करेंगे। मुझे डिबेट को डिरेल नहीं करना है। मैं ये कहते हुए कंचना जी आगे बढ़ रहा हूं, शादाब के पास आ रहा हूं। शादाब, मैं मालूम है थोड़ा सा देर हो गया, आ रहा हूं। ये कहते हुए कि अभी थोड़े दिन पहले एक IT SSO की रिपोर्ट आई थी, जिसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। इसकी जून 2025 की रिपोर्ट आई है, जिसमें यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों के निपटारों में यूपी बड़े केंद्र शासित प्रदेशों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में शीर्ष पर है, जिसका निपटान दर 98.60% और कंप्लायंस रेट है 80.60%। ये मेरा डेटा नहीं है, ना ये किसी पार्टी का डेटा है। खैर शादाब, मैं आपके पास आ रहा हूं। धार्मिक यात्रा की तुलना नमाज से कर दिया जाए, ये जिद है क्या कि यात्रा अगर सड़क पर निकल रही है, जुलूस सड़क पर निकल रहा है, तो नमाज भी सड़क पर इसको जस्टिफाई करेंगे? देखिए, बीजेपी के एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं अबू आसिम आजमी साहब, जैसे IPL में इम्पैक्ट प्लेयर होता है ना, तो बीजेपी के इम्पैक्ट प्लेयर हैं अबू आसिम आजमी साहब, जिनको रोज बीजेपी बैटिंग करने के लिए भेजती है और विषयों को भ्रमित करने का जो मूल मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए उनको भेजा जाता है। कोई यात्रा निकलती है हमारे हिंदू भाइयों की, क्रिश्चियंस की, किसी की भी, उससे आपत्ति होना, नमाज से बेबुनियाद तरह की नमाज के ताल्लुक से, अजान के ताल्लुक से, किसी भी धार्मिक आस्था पे टिप्पणी करने वाले लोग संकीर्ण मानसिकता के हैं। और हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि भारत के संविधान ने अनुच्छेद 25 में अनुमति दी है, और जो यात्रा की परमिशन जब गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दी है, और जहां जिस प्रकार से जो धार्मिक रिचुअल है वो होने चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी भी नहीं होनी चाहिए, और धार्मिक यात्राओं पर, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध भी नहीं होना चाहिए। यही भारत की पहचान है। दूसरी चीज, मैं एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आपके यहाँ रजिस्टर्ड करना चाहता हूं, और राकेश भाई बड़ी सम्मान से बोलिए, कि एक अभी यहाँ हमारी पैनलिस्ट ऐसी हैं कि जब बैरिस्टर ओवैसी साहब देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे थे, पाकिस्तान के आतंकवाद का भांडाफोड़ कर रहे थे, तो एक पैनलिस्ट है नाजिया किलाई खान की औरत, उसने जो नाजिया एक बार बोले दीजिए, मैं आपके पास समय दे दूंगा आपको, एक बार बोले। मुझे बेहद अफसोस है कि ऐसे लोग टीवी डिबेट में जो सांसद को मारने की धमकी देते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य है। किसी को मारने की धमकी देने वाले, किसी के साथ इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग अगर टीवी चैनल पे हैं, तो ये बेहद, अरे किसने किसको मारने की धमकी दे दी? साहब ने पूरे देश का नाम रोशन। शादाब, किसने किसको मारने की धमकी दे दी? मैंने नहीं सुना। मैं उस बेहुदा की बात कर रहा हूं। नहीं प्लीज ऐसे शब्द नहीं, शादाब प्लीज ऐसे शब्द नहीं। अगर आपकी नाजिया से कोई पर्सनल लड़ाई होगी सर, वो चैनल के बाहर लड़ लीजिएगा। आप कुछ रजिस्टर कराना चाहते हैं कोई विरोध, तो वो सही शब्दों में विरोध दर्ज कराइए, गलत शब्द नहीं। मैंने वही कहा है कि लोकसभा के सदस्य हैं, सम्मानित सांसद हैं, और भारत है पाकिस्तान के आतंक का भंडाफोड़ करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बकवास करता है, उनको मारने की बात करता है, धमकी देता है, नहीं गलत है,
गलत है शादाब। नाजिया बोलिए। लिए आपको यहाँ जगह नहीं होनी चाहिए सर। नाजिया बोलिए। तस्लीमा नसरीन के बारे में मैंने बोला है तो पूरे MIM को बहुत प्रॉब्लम हो गया है। तस्लीमा नसरीन को किसने उसकी साड़ी यूज करके खोल करके मारा किसने? 15 मिनट के लिए पुलिस जो टिप्पणी करेंगे देश के लोकप्रिय सांसद के खिलाफ हम बकवास करने वालों के साथ डिबेट नहीं कर सकते या आपको तय करना पड़ेगा कि सांसद को मारने की धमकी वाला कार्यक्रम में रहेगा या संविधान की बात करने वाला कार्यक्रम में रहेगा। यू हैव टू डिसाइड दैट कि जो लोकप्रिय सांसद को मारने की धमकी देता है, गाली देता है, वो आपके कार्यक्रम में आएगा तो सर सॉरी मैं आपके कार्यक्रम में नहीं। मैं शादाब रुकिए। शादाब को दोबारा जोड़िए। नहीं प्लीज कोई किसी को मारने की धमकी नहीं देगा और कोई सांसद किसी नेता किसी विधायक के खिलाफ अगर कोई धमकी देता है तो ये गलत है, इसका हम इंडोर्समेंट नहीं करते हैं। लेकिन शादाब को दोबारा जोड़िए। मैं चाहता हूं कि शादाब आए, लेकिन उससे पहले तारिक खान। वो नहीं आएगा। नहीं प्लीज नाजिया, वो नहीं आएगा ये शब्द भी आपको शोभा नहीं देता है, तो प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई भी ना करे। गलत शब्द नहीं, नेशनल चैनल है, किसी की पर्सनल लड़ाई आप लोग चैनल के बाहर निपटाया करिए, यहां पर आकर नहीं प्लीज। तारिक खान, बीजेपी के इंपैक्ट प्लेयर है अबू आजमी, इसके बावजूद आप लोग रखे हुए हैं। अभी आपने महिलाओं से जुड़े हुए एक डेटा दिया है। देखिए NCRB का डेटा जो है वो 22 में लास्ट टाइम आया था, उसके बाद नहीं आया। किस चीज का? 20 में NCRB का डेटा ऑथेंटिक माना जाता है। NCRB का डेटा जो 22 में आया, 2022 में लास्ट टाइम आया था, उसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 था 65,000, 21 में 56,000, 2020 में 50,000। लगातार वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में। अरे मेरे भाई, मैंने अपराध का आंकड़ा नहीं दिया था तारिक खान। आपने नहीं दिया था। मैंने अपराध का आंकड़ा नहीं दिया। मैंने कहा कि अगर अपराध होता है तो पुलिस उससे कैसे निपटती है, कंप्लायंस रेट क्या है क्या नहीं है, उसको लेकर आंकड़ा दिया था। और NCRB के आंकड़ों पर जाएंगे तो पहली बार NCRB के आंकड़ों में यूपी आपके शासनकाल में 5 अपराधों में नंबर 1 हुआ था। तो मत जाया करिए सर उधर। मैं फिर कह रहा हूं NCRB के स्टैट्स पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में आज भी यूपी नंबर 1 है। 2022 में लास्ट NCRB का डेटा आया, उसने कहा कि महिलाओं के खिलाफ, और 20 में 21 में 22 में लगातार बढ़ता रहा है। अगर आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, आपके हिसाब से पुलिस उसमें निष्कर्ष पे पहुंच रही है, तो इस डेटा में भी कमी आनी चाहिए। अगर ये डेटा मतलब आपने पहले से तो ये प्रदेश सरकार का फेलियर है, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।